Morning everyone, welcome to the class. As you already know that we have been studying English grammar. Specifically, we have completed application of tense and now we have moved to the second topic, that is subject verb agreement. You have already been studying it for last 2 days and today is the third day, or we are going to understand the basic concept of subject verb agreement. आपको मेरी वॉइस और जो मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ वो क्लियरली विजिबल है? अगर यस है तो फिर हम आगे बढ़ते हैं. ओके, थैंक यू निशा. नाउ वी कम टू द पॉइंट नंबर 8 वेयर. अब देखिए, दो इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट होते हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा. इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट, जैसे कहीं पर कोई हमारे पास कोई सब्जेक्ट अगर गिवन नहीं है तो हमारे पास ना इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट होता है. इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट का मीनिंग कुछ नहीं होता है. वो मीनिंग कुछ नहीं होता है कि आप सोचे कोई मीनिंग होता है. मीनिंग कुछ नहीं होता है, बस वो एक सब्जेक्ट के रूप में काम करने के लिए आया है. इसीलिए उसको कहीं ना कहीं क्या कहते हैं, इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट कहते हैं. जैसे एक सिंपल सेंटेंस मैंने बोला, एक राजा था. एक राजा था, एक सेंटेंस बोला मैंने, एक राजा था. अगर आप इसको इंग्लिश में बनाना चाहें तो बनेगा अ किंग वाज. क्या बनेगा? अ किंग वाज और अ किंग वाज. तो अब इसमें क्या है ना, देखिए वो ये क्या होती है, वर्ब होती है. वॉज क्या होती है? वर्ब. वर्ब से पहले क्या आ जाता है? सब्जेक्ट. ठीक है. लेकिन इसमें क्या हो जाता है, ऑब्जेक्ट की कमी होगी. क्या होगी? ऑब्जेक्ट की कमी होगी. एक राजा था, अ किंग वाज. इंग्लिश तो सही है, एक राजा था. ए का मतलब एक, किंग का मतलब राजा, वॉज का मतलब था एक राजा था. लेकिन सेंटेंस कभी भी ऐसे नहीं बनते हैं. जब सेंटेंस ऐसे नहीं बनते हैं तो कहीं ना कहीं एक दूसरे किंग को सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट के प्लेस पे ले जाते हैं, और सब्जेक्ट की कमी को पूरा करने के लिए एक इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट को हम लगाते हैं. इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट को लगाते हैं. जैसे हम इस सेंटेंस की अगर इंग्लिश बनाना चाहें तो हम बनाएंगे देयर वॉज अ किंग. एक राजा था. ठीक है, ऐसे बनता है देयर वॉज अ किंग. तो सेंटेंस की सेंस को कंप्लीट करने के लिए कई बार हमें कहीं ना कहीं एक इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट लगाना पड़ता है, देयर. अब इस देयर का कोई मीनिंग नहीं है इस सेंटेंस में. आप सोचो एक राजा था में देयर का क्या मीनिंग है? देयर का कोई मीनिंग नहीं है. सिर्फ इस सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए इंट्रोड्यूस किया गया है, देयर वॉज अ किंग. देयर वॉज अ किंग. इसी तरीके से आपने कहा कि एक लड़का था. आपने कहा एक लड़का था. आपने सिंपली ऐसे बोल दिया एक लड़का था. तो आप बोल सकते हैं अ बॉय वाज. लेकिन ये एक इनकम्प्लीट सेंटेंस है. इसको बोलने का सही तरीका क्या है? देयर वॉज अ बॉय. देयर वॉज अ बॉय. एक लड़का था. तो देयर जो होता है वो इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट होता है. आपने ऐसे ही आपने बोल दिया कि भाई बहुत बहुत गर्मी है. क्या बोल दिया? बहुत गर्मी है. बहुत गर्मी है. अब बहुत गर्मी है बोल दिया तो आप बोलोगे, क्या बोलोगे आप? वो आप बोलोगे वेरी हॉट इज. वेरी हॉट इज. वेरी हॉट इज. वेरी का मतलब बहुत, हॉट का मतलब गर्मी, इज का मतलब है. तो वेरी हॉट इज. लेकिन आप देखेंगे कोई सेंस नहीं बन रही इस बात की. तो इसीलिए एक इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट आता है दूसरा, दैट इज इट. इट इज वेरी हॉट. इट इज वेरी हॉट. कि बहुत ज्यादा गर्मी है. तो इस तरीके से आप देखोगे कि बहुत सारे ऐसे सेंटेंस होते हैं जिसमें दो इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट आपको यूज करने होते हैं. दो इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट क्या है? एक है देयर और एक है इट. ये दो ये दो इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट होते हैं. और इन दोनों के इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के होने का जो फायदा है वो ये है कि ये किसी भी सेंटेंस में फिट हो सकते हैं, जिस भी सेंटेंस में आपको लगाना है. ठीक है. देर एक राजा था, देर वाज अ बॉय. एक लड़का था, देर वाज अ बॉय और देर वाज अ किंग. अब देखिए इनके साथ ग्रामर क्या यूज होती है, देयर के और इट के साथ. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में बहुत बार आपको देखने को मिलेगी. मैं आपको एक्सप्लेन करके बताता हूँ. देखिए, पहली बात, इफ, यदि देयर इज यूज्ड एज ए सब्जेक्ट इन अ सेंटेंस. यदि देयर का यूज कैसे हो? एज ए सब्जेक्ट हो किसी भी सेंटेंस में. यदि देयर को एज ए सब्जेक्ट यूज किया गया है किसी सेंटेंस में, सो तो वर्ब जो आएगी आफ्टर देयर,
देयर के बाद जो वर्ब आएगी वो यूज होती है अकॉर्डिंग टू नाउन। दूसरे शब्दों में कहूं, यदि देयर एक सब्जेक्ट के रूप में आया है, यदि देयर एक सब्जेक्ट के रूप में आया है सेंटेंस में, तो उस सेंटेंस में जो वर्ब यूज होगी माय डियर, वो कहीं ना कहीं उसमें दिए गए नाउन के अकॉर्डिंग यूज होगी, जो उसके बाद नाउन दिया गया है। मैं एक बार दोबारा से रिपीट कर रहा हूं अपनी बात। यदि देयर को सब्जेक्ट की तरह यूज किया गया है, तो देयर के बाद जो वर्ब आएगी वो उस सेंटेंस में दिए गए नाउन के अकॉर्डिंग आएगी, जो उस सेंटेंस में नाउन दिया गया उसके अकॉर्डिंग। ये कंडीशन किसके साथ है? देयर के साथ। लेकिन यदि इट को यूज किया गया है जिस सब्जेक्ट सेंटेंस में, यदि इट को यूज किया गया है सब्जेक्ट की तरह सेंटेंस में, तो वर्ब जो यूज होगी वो हमेशा ही कैसी रहती है? सिंगुलर रहती है। वो हमेशा ही कैसी रहती है? सिंगुलर। उसको प्लूरल और सिंगुलर होने में कोई दिलचस्पी नहीं है। नाउन चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, लेकिन अगर इट एज ए सब्जेक्ट यूज हुआ है सेंटेंस में, तो उसके बाद जो भी वर्ब आएगी माय डियर, वो कैसी आएगी? वो सिंगुलर आएगी। उसमें कोई सेंटेंस में कोई चेंजेस नहीं आएगा। एग्जाम्पल से देखिए, समझते हैं। आप कह रहे हो देयर इज अ फैन इन माई रूम, मेरे रूम में एक पंखा है, मेरे रूम में एक पंखा है। अब देखिए, आप ये भी कह सकते थे अ फैन इज इन माई रूम, एक पंखा है मेरे रूम में। लेकिन उस बात में ना मजा नहीं आता, इसीलिए इसको ना देयर के सब्जेक्ट से बनाया जाता है। इसीलिए इसको किससे बनाया जाता है? देयर के सब्जेक्ट से बनाया जाता है। तो देयर ये कहता है कि भाई, मेरे को जब सब्जेक्ट बनाओगे, तो जो मेरे बाद जो वर्ब आएगी वो पीछे दिए गए नाउन के अकॉर्डिंग आएगी। जैसे नाउन में आपको थोड़ा सा पहले भी बता चुका हूँ, फिर बता रहा हूँ। जो भी कुछ आप देख सकते हैं वो नाउन है। अभी के लिए समझ लीजिए, जो भी कुछ आप देख सकते हैं वो नाउन है। आपकी आंखों से जो भी आप देखते हैं, एवरीथिंग इज नाउन। जैसे अब एक फैन है, क्या आप अपनी आंखों से फैन को देख सकते हैं? आप कहोगे हाँ जी देख सकते हो। तो फैन क्या है? नाउन है। फैन क्या है? नाउन है। अभी नाउन है कितना फैन? आपने देखा ए लगा हुआ है फैन के आगे, तो ऑटोमेटिकली ये नाउन कैसा हो गया? सिंगुलर। ऑटोमेटिकली नाउन कैसा हो गया? सिंगुलर। तो अब देयर के बाद जो ये वर्ब आई है इज, ये देयर के अकॉर्डिंग नहीं आती कभी भी, ये बात ध्यान रखना। जो देयर के बाद जो वर्ब आ रही है, देयर के बाद जो ये वर्ब आ रही है, इस जो आ रही है, ये देयर के अकॉर्डिंग नहीं आती कभी भी। ये आती है इसके बाद दिए गए नाउन के अकॉर्डिंग। ये नाउन कैसा है माय डियर? सिंगुलर है। तो सिंगुलर के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या आ गई? वर्ब इज आ गई, तो दैट इज करेक्ट। ऐसे ही सेम नीचे देखिए, देयर के बाद अब क्या हो गया? मेरे रूम में कितने पंखे हैं? 2 पंखे हैं। आपका कमरा बड़ा है, उसमें एक बेड पे लगा हुआ है, एक बैठने की जगह पे लगा हुआ है। टू फैंस है आपके रूम में। तो अब आप देखिए, देयर के अकॉर्डिंग ये आर नहीं आया, क्योंकि देयर का उससे कोई मतलब ही नहीं है। आपने देखा फैंस कितने हैं आपके रूम में? 2 फैंस हैं। तो जब आपके रूम में 2 फैंस है, तो 2 के अकॉर्डिंग यहाँ पे आर आएगा, ना कि इस। देयर का इससे कोई लेना देना नहीं कि वो वर्ब सिंगुलर लगेगी या प्लूरल लगेगी। वो डिपेंड करता है उसके बाद दिए गए नाउन पे। एक फैन है तो इज आ गया, 2 फैन है तो आर आ गया। तो देयर एक ऐसा इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है, जब भी ये आएगा तो ये सेंटेंस में जो भी वर्ब लेगा वो अपने अनुसार नहीं लेता माय डियर, वो लेता है उसमें दिए गए नाउन के अनुसार। और नाउन के अनुसार होने के कारण उसी के अनुसार वर्ब आती है। यदि नाउन सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर हो जाती है, जैसे इज में इज हो गई। नाउन प्लूरल है, 2 हो गए, 2 फैंस हो गई, तो इसमें क्या आएगा? आर आएगा, क्योंकि वो अब नाउन कैसा हो गया? प्लूरल हो गया। नेक्स्ट देखिए। अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है? देयर लिव्स 5 स्टूडेंट्स नियर माय होम, मेरे घर के पास 5 विद्यार्थी रहते हैं। अब देयर क्या यूज हुआ है? जब सब्जेक्ट यूज हुआ है माय डियर। अब देयर जब सब्जेक्ट के रूप में यूज हुआ है, अब आपको पता है देयर का वर्ब पे कोई फर्क नहीं पड़ता, देयर तो ऐसे ही रहेगा। आपको देखना उसके बाद दिए गए नाउन पे। नाउन आपने देखा स्टूडेंट्स कितने हैं? 5। 5 स्टूडेंट्स है, यानी कि प्लूरल नाउन है। तो प्लूरल नाउन के अकॉर्डिंग ये लिव्स क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि जब नाउन प्लूरल हो तो वर्ब में ऐसे ही एस नहीं लगता, सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो दैट देयर लिव 5 स्टूडेंट्स नियर माय होम। तो देयर लिव 5 स्टूडेंट्स नियर माय होम। तो 5 स्टूडेंट मेरे घर के पास रहते हैं। तो इट इट डज नॉट डिपेंड ऑन देयर दैट व्हाट वर्ब शुड बी यूज्ड, सिंगुलर और प्लूरल। इट इज टोटली डिपेंड it is totally dependent on the noun given after the verb. If the noun is singular, then verb is used in singular form. If noun is plural, then verb is used in a plural form. As simple as that. अभी बात करते हैं किसकी? इट की। देखिए अब ये क्या कह रहे हैं? इट इज द बॉय। क्या कह रहे हैं? इट इज द बॉय। अब इट के बाद क्या लगाया इन्होंने? इज लगाया। इट इज द बॉय। बॉय कैसा है? सिंगुलर है। बॉय कैसा है? सिंगुलर। तो बॉय के साथ क्या लगा? इज करेक्ट हो गया।
इस तरह के इट आर द बॉयज, क्या कहता है, इट आर द बॉयज, इट आर द बॉयज, इट आर द बॉयज। तो ये कहते हैं इट आर द बॉयज, नाउन कैसा हो गया, प्लूरल। तो नाउन प्लूरल हो गया तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, आर होना चाहिए। लेकिन यही गलती है कि इट की खासियत ये है कि ये अपने साथ हमेशा सब्जेक्ट को कैसे लेगा, सिंगुलर लेगा। तो ये आर रॉन्ग है, इसकी जगह पर क्या लगाना पड़ेगा, आपको इज लगाना पड़ेगा। इट के साथ बिल्कुल सिंपल है, आपके साथ नाउन चाहे सिंगुलर हो प्लूरल हो, आपको वर्ब कैसी यूज करनी है, सिंगुलर यूज करनी है माय डियर। तो इट इज जो है ये क्या हो जाएगा, कहीं ना कहीं करेक्ट है, क्योंकि बॉय एक है। अब लोग क्या सोचते हैं, भाई बॉयज तो बहुत सारे हो गए, तो इट के साथ आर लगा दो। जबकि इट कहता है मेरे बाद प्लूरल वर्ब आ ही नहीं सकती, मेरे साथ तो हमेशा सिंगुलर वर्ब आएगी। इसमें मैंने दूसरा एरर दे रखा है रिलेटिव प्रोनाउन का। देखिए हु के पहले जो नाउन होता है, हु के पहले जो नाउन होता है, तो वर्ब हु के अकॉर्डिंग आती है, उस नाउन के अकॉर्डिंग आती है। हु के बाद जो वर्ब आती है वो हु के पहले दिए गए नाउन के अकॉर्डिंग आती है। अब हु के पहले क्या है, बॉयज दे रखा है बहुत सारे। तो बॉयज जब बहुत सारे हैं, प्लूरल नाउन है, तो प्लूरल के अकॉर्डिंग वर्ब में ऐसे ही एस नहीं लगेगा, सिर्फ हेल्प आएगी। ये दूसरा है। मैं एक बार दोबारा से आपको बता देता हूँ, आपको क्लियरिटी आएगी। देखिए यहाँ पे बॉय सिंगुलर है, यहाँ पे बॉय प्लूरल है। इस बात का इट पे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके साथ इज यानी कि सिंगुलर फॉर्म ही आनी चाहिए। ये आर रॉन्ग है, इज ही आएगा। इसके साथ सिंगुलर प्लूरल का कोई खेल नहीं है। जबकि देयर के साथ अभी आपने देखा, यदि नाउन सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर यूज होती है, नाउन यदि प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल यूज होती है। इसमें मैंने एक गलती और दे रखी है, इसको मैंने ठीक कर दिया। ये रिलेटिव प्रोनाउन की गलती है, मैं आपको बता रहा हूँ। हु के बाद जो वर्ब आती है वो हु के पहले दिए गए नाउन के अनुसार आती है। अब बॉयज कितने हैं, बहुत सारे, प्लूरल नाउन। और तो हु के बाद जो वर्ब आएगी वो प्लूरल आनी चाहिए। तो प्लूरल के लिए कहते हैं हेल्प्स रॉन्ग है, हेल्प में से एस हटाइए और सिर्फ हेल्प यूज कीजिए। एक और सेंटेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भी नोट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, मैं आपको पहले भी कई बार बता चुका हूँ, फिर बता रहा हूँ। नोट, एक एक्सप्रेशन होती है इट इज हाई टाइम। क्या होती है, इट इज हाई टाइम। इट इज हाई टाइम के बाद वाला वाक्य हमेशा पास्ट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा। ये बात ध्यान रखनी है, आपको याद करनी है कि इट इज हाई टाइम। इसका मतलब हाई टाइम का मतलब आप समझ लीजिए, जैसे आप अपने बच्चों, आप अपने किसी दोस्त के साथ मिले, अरे यार वो भी क्या टाइम था जब हम स्कूल बस साइकिल से जाते थे या स्कूल बस से जाते थे। यार वो भी क्या टाइम था जब हम लोग गेम खेलने जाते थे। तो ये भी क्या टाइम था वाली जो बात होती है वो बोली जाती है इट इज हाई टाइम से। ये भी क्या टाइम था, ऐसे बोलते थे ना, यार क्या टाइम था हम स्कूल कॉलेज जाते थे, क्या टाइम था यार पापा हमारे लिए आइसक्रीम लेके आते थे। तो क्या टाइम था वाली जो बात है वो शो होती है इट इज हाई टाइम से। तो इसके बाद आने वाला वाक्य हमेशा किस में होता है, पास्ट टेंस में, यानी कि सेकंड फॉर्म होती है। तो देखिए सेंटेंस क्या है, इट इज हाई टाइम यू लीव दिस जॉब, इट इज हाई टाइम यू लीव दिस जॉब। तो लीव आ गया। अब आपको पता है इट इज हाई टाइम के बाद सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट आता है, तो पास्ट इंडेफिनिट के लिए कहते हैं लीव नहीं आएगा, लेफ्ट आएगा, सेकंड फॉर्म आएगी, इट इज हाई टाइम यू लेफ्ट दिस जॉब, इट इज हाई टाइम यू लेफ्ट दिस जॉब। आर यू गेटिंग अ पॉइंट, निशद, शौकीन, इशरत, दिल मोहम्मद अंसारी? यू हैव बीन अटेंडिंग द क्लास सिंस बिगिनिंग। इशरत बोल रहे हैं यस, मुझे अच्छा लग रहा है, समझ आ रहा है उनको। मतलब जो कॉन्सेप्ट मैं आपको डिलीवर करना चाह रहा हूँ, क्या वो आपको समझ आ रहा है? ऐसा तो नहीं कुछ आपके ऊपर से जा रहा है? क्योंकि देखिए बात ऐसी है कि आप जब तक, दिल मोहम्मद वेरी नाइस, शौकीन ओके है, चलिए थैंक यू। क्योंकि जब तक आप लिखेंगे नहीं, बताएंगे नहीं, मेरे लिए बड़ी मुश्किल होती है कि भाई मैं सही तरीके से भी जा रहा हूँ या नहीं। क्योंकि जिस तरीके से मैं पढ़ा रहा हूँ ये बिल्कुल बेसिक तरीका है। अगर कुछ लोगों को ये भी समझ नहीं आ रहा तो फिर मैं एडवांस लेवल के तरीकों की ज़रूरत महसूस करूँ कि भाई आप लोगों को समझा नहीं पा रहे हैं। क्योंकि जो क्लास होती है उसमें इंटरेक्शन बहुत अच्छा होता है, ठीक है, लोग बात करते हैं, उनके चेहरे पे दिखता है। अब यहाँ पर तो कहीं न कहीं ऐसा है कि भई आप लोग क्या समझ पा रहे हैं या क्या नहीं समझ पा रहे, वो मैं सिर्फ़ आपके मैसेजेस से ही बात समझ सकता हूँ। अभी करते हैं दिल मोहम्मद, तेरी देयर के बारे में अभी रिपीट करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ग्रामर इतनी डीप पढ़ा रहे हैं हम आपको, मैं चाहता हूँ कि आप एक-एक सेंटेंस जब देखें तो आप उसमें बाइफरगेट कर पाएँ कि इसमें क्या होगा। देखिए ग्रामर जो है वो बिल्कुल मैथ होती है, ग्रामर बिल्कुल मैथ है। आप देखेंगे, मैं इसमें अपनी मर्ज़ी से कभी कुछ नहीं करता। आपको मैं बताता हूँ, आपको मैं बताता हूँ, ये बताता हूँ कि भई कोई भी चीज़, ये लीव आई है, लीव का लेफ्ट हुआ है।
लीव का जो लेफ्ट हुआ है वो मेरी मर्जी से नहीं हुआ। जब मेरी मर्जी से नहीं हुआ तो इस एक्सप्रेशन में कहीं ना कहीं कोई ऐसी चीज होगी जो ये बोलेगी। तो आप मैंने आपको बताया कि हाँ इट इज हाई टाइम है, इसी वजह से सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में है। तो यही तो हम करते हैं कि भाई x प्लस वाई का होल स्क्वायर है, इसीलिए हम इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। ये है तभी तो ये है, तो इसीलिए ये है तभी तो ये है। ये है तभी तो ये है, तो इसीलिए हर एक चीज को जब अब आपकी एज रटने वाली तो देखो है नहीं किसी की भी, चाहे दारिम हो, इशरत हो, शौकीन हो, निसरत हो, दिल मोहम्मद हो, आप कोई भी है, आपकी अब कोई सी भी व्यक्ति की एज रटने वाली नहीं रही। अब आप जो आपका जो ब्रेन है वो लॉजिकल थिंकिंग पे चलता है। लॉजिकल थिंकिंग पे चलने का मतलब है जब तक आपको किसी चीज का लॉजिक नहीं पता होगा ना ही तो आप उसमें इंटरेस्टेड होंगे, ना ही आपको वो समझ आएगा। तो इसीलिए एवरीथिंग इज एक्सप्लेन्ड हियर विद लॉजिक। चलिए, दिल मोहम्मद कह रहे हैं देयर के बारे में बता दीजिए। मैं बता देता हूँ, देखिए देयर का अपने आप में कोई मीनिंग नहीं होता, ठीक है, लेकिन सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए इस देयर को कई बार इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में यूज किया जाता है। इंट्रोडक्टरी इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में इसको यूज किया जाता है। और जब ये इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में यूज होता है माय डियर, तो इसके साथ दो कंडीशन है, नाउन सिंगुलर आएगा और नाउन प्लूरल। नाउन सिंगुलर आएगा, नाउन प्लूरल। यदि देयर के बाद नाउन सिंगुलर है तो वर्ब भी कैसी हो जाती है माय डियर, सिंगुलर हो जाती है। यदि देयर के बाद नाउन प्लूरल है तो वर्ब माय डियर कैसी हो जाती है, प्लूरल हो जाती है। तो वर्ब भी कैसी हो जाती है, प्लूरल हो जाती है। जैसे मैंने एग्जांपल में बताया, आपके रूम में एक पंखा है तो देयर इज आ गया। आपके रूम में दो पंखे हैं तो देयर आर आ गया। यानी कि देयर के होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ रहा है इसके बाद दिए गए नाउन पे। तो एक पंखा है तो इज आ गया, दो पंखे हैं तो आर आ जाएगा। बस इतनी सी बात आपको समझनी है देयर में, और कोई कोई नई बात इसमें नहीं है जो आपको समझनी है। इसी तरीके से देयर लिव्स 5 स्टूडेंट, 5 स्टूडेंट्स है, नाउन कैसा हो गया माय डियर, प्लूरल हो गया। जब नाउन प्लूरल हो गया तो आपको पता है प्लूरल वर्ब आएगी ना कि सिंगुलर, तो लिव्स का क्या हो गया, लिव। तो ये इसमें मुझे आपको बताना था। एनीथिंग एल्स, किसी और को कुछ और जानना है तो बताइए, नहीं तो हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। चलिए, ये भी एक अच्छी चीज है, देखिए समझिए इसको। ये सब क्या है, आपको सब्जेक्ट्स, कितने टाइप के सब्जेक्ट्स हैं, कितने टाइप की वर्ब्स हैं, वो सारे एग्रीमेंट आपको मैं यहाँ बता रहा हूँ। आपने आज तक जितने नहीं पढ़े होंगे एग्रीमेंट, उतने एग्रीमेंट मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, सब्जेक्ट के, वर्ब के और इसके बीच के। आप फिर कभी गलती नहीं करोगे। कोई भी आपको कभी कुछ पूछेगा तो आप तुरंत उस सेंटेंस में बता दोगे क्या गलती है। तो देखिए क्या कह रहा है ये सेंटेंस, कह रहा है प्लूरल नाउन इज ट्रीटेड एज सिंगुलर नाउन। प्लूरल नाउन इज ट्रीटेड एज सिंगुलर नाउन, यानी कि अगर आप, मैंने हिंदी में भी लिखा है, यदि आप अनेकों को एक नाउन में दर्शाएं, यानी कि नाउन है तो बहुत सारे, लेकिन आप उसे कैसे बता रहे हो, एक बता रहे हो। बहुत सारे से मतलब क्या है, अनेकों से मतलब क्या है, वो एक से ज्यादा है। एक से ज्यादा का मतलब है दो भी हो सकते हैं, दो से ज्यादा 100 भी हो सकते हैं। तो वो कितने भी हो सकते हैं, लेकिन बस वो एक से ज्यादा होंगे। और आप उस एक से ज्यादा को यदि एक दिखाएं तो कहीं ना कहीं ये कहते हैं वर्ब किस में यूज होती है माय डियर, सिंगुलर में यूज होती है। अगर बहुत सारे नाउन को आप एक नाउन में दर्शाएं तो ये कहते हैं कि आपको वर्ब कैसी यूज करनी है, सिंगुलर। सिंगुलर क्यों यूज करनी है, क्योंकि आप बहुत सारों को एक बता रहे हो। तो जब आप बहुत सारों को एक बताओगे माय डियर, तो बहुत सारों में की तरह नहीं, एक की तरह कहीं ना कहीं क्या होगी, आपकी वर्ब यूज होगी। सेम उल्टा है इसी में। यदि आप सिंगुलर नाउन है, नाउन तो एक है, और उसे ट्रीट कैसे कर रहे हो, प्लूरल की तरह, यानी कि सिंगुलर नाउन को आप कैसे बता रहे हो, प्लूरल बता रहे हो, तो इसमें उल्टा हो जाता है भाई। वर्ब किस में यूज होगी, प्लूरल सेंस में। भाई अगर वर्ब, नाउन जो है वो एक है, एक बताया गया है तो सिंगुलर सेंस में यूज कीजिए। एक को बहुत सारे बताया गया है तो आप प्लूरल सेंस यूज कीजिए, जैसे एग्जाम्पल में नीचे दे रखा है। अब देखिए 10 लाख रुपीज, अब 10 लाख रुपीज है, आप देखिए 10 लाख रुपीज कितने होगी, प्लूरल नाउन है, क्योंकि 10 लाख रुपए का मतलब है 1 रुपया तो है नहीं,
1 रुपया सिंगुलर होता, 100 रुपये, 2 रुपये, 2 लाख रुपए, 1 लाख रुपए, 10 लाख रुपए, ये सब कैसे नाउन है? प्लूरल नाउन है। तो प्लूरल नाउन है 10 लाख रुपए, और 10 लाख रुपए को क्या कह रहा हूं मैं? 10 लाख रुपीज आर अ बिग अमाउंट फॉर मी। मेरे लिए 10 लाख रुपए एक बड़ी रकम है। मेरे लिए 10 लाख रुपए एक बड़ी रकम है। तो आप देखिए, मैंने 10 लाख रुपए को क्या बताया? एक बड़ा अमाउंट बताया। अमाउंट अनकाउंटेबल नाउन होता है, पहले ही बता दूं आपको। अनकाउंटेबल नाउन हमेशा किस में होता है? सिंगुलर में होता है। ये आपको नहीं पता तो भी कोई बात नहीं, तो आप इसे इस तरीके से समझिए। आप 10 लाख रुपए नहीं कह रहे, आप कह रहे हो 10 लाख रुपए मेरे लिए एक बड़ी रकम है। आपने 10 लाख रुपए को क्या बताया? एक बड़ी रकम बताया। जब आप 10 लाख रुपए को एक बड़ी रकम बता रहे हो, तो यानी कि 10 लाख रुपए को आप एक बड़ी रकम में सिंगुलर में चेंज कर दे रहे हो। भाई बड़ी रकम होने से आपने उसे रखा तो एक ही ना। भाई यहाँ तो क्या है, 10 लाख है, और यहाँ आपने कह दिया एक बड़ी रकम, एक कर दिया उसको। 10 लाख रुपए को आपने एक बड़ी रकम बदल दिया। तो जब आपने प्लूरल नाउन को सिंगुलर में ट्रीट किया माय डियर, तो ये कहते हैं जब प्लूरल नाउन सिंगुलर में ट्रीट होगा तो वर्ब भी किस में यूज होगी? सिंगुलर सेंस में। तो ये कहते हैं ये आर जो आया है ये गलत है, इसकी जगह पर क्या आना चाहिए? इज आना चाहिए। दोबारा से मैं एक्सप्लेन करता हूं आपको। वो कह रहे हैं 10 लाख रुपए जो है, 10 लाख रुपए मेरे लिए एक बड़ी अमाउंट है। तो आपने 10 लाख रुपए को 10 लाख रुपए ना कह के एक बड़ी अमाउंट में बदल दिया। तो जब आप प्लूरल नाउन को सिंगुलर में ट्रीट कर रहे हो माय डियर, तो ये कहते हैं जब प्लूरल नाउन सिंगुलर में ट्रीट होगा तो वर्ब किसके यूज में होती है? सिंगुलर सेंस में यूज होती है। तो सिंगुलर सेंस के अकॉर्डिंग ये जो आर दे रखा ये बेसिकली रॉन्ग है, इसकी जगह पे इज यूज होगा। 10 लाख रुपीज इज अ बिग अमाउंट फॉर मी। नीचे देखिए, ये कह रहे हैं ब्रेड एंड बटर आर माय डेली ब्रेकफास्ट। ब्रेड एंड बटर आर माय डेली ब्रेकफास्ट। तो देखिए आपने ब्रेड को और बटर को, एंड से दो चीजें जुड़ रही हैं, नाउन ब्रेड एंड बटर। ब्रेड एंड बटर आर माय डेली ब्रेकफास्ट। आप देखोगे ब्रेड एंड बटर जो है वो दो चीजें हैं, ब्रेड अलग होती है, बटर अलग चीज होती है। तो ब्रेड एंड बटर, आपने ब्रेड एंड बटर को क्या बताया माय डियर? अपना डेली का ब्रेकफास्ट बताया। और ब्रेकफास्ट कितनी चीज होती है जी? एक चीज होती है। और ब्रेकफास्ट में आप खा कितनी चीज रहे हो? दो चीज, ब्रेड भी खा रहे हो, बटर भी खा रहे हो। तो जब आप ब्रेड एंड बटर दोनों को आप क्या बता रहे हो? अपना ब्रेकफास्ट बता रहे हो, यानी कि ब्रेड और बटर दो चीजों को आपने एक चीज बताया कि वो मेरा ब्रेकफास्ट है। तो ब्रेड एंड बटर को आपने अपना ब्रेकफास्ट बताया, इट मीन्स दो चीजों को आप एक चीज बता रहे हो। यही हमने पढ़ा, यदि कोई भी प्लूरल नाउन यदि सिंगुलर में ट्रीट होगा तो वर्ब भी कैसी यूज होगी? सिंगुलर में यूज होगी। और सिंगुलर के अकॉर्डिंग वो कहते हैं आर रॉन्ग है, इसकी जगह पे क्या आना चाहिए? इज आना चाहिए। और देखिए, लाइम एंड सोडा, क्या कह रहे हैं? लाइम नींबू होता है, आपको पता है। सोडा आप पता ही है, इसे पीते हैं लोग डाइजेस्टिव के रूप में। तो लाइम एंड सोडा, लाइम एंड सोडा ये दो चीज हैं, लाइम अलग सोडा अलग, प्लूरल नाउन। और लाइम और सोडा को आपने क्या बताया? डाइजेस्टिव ड्रिंक। क्या बताया? आ डाइजेस्टिव ड्रिंक, एक डाइजेस्टिव ड्रिंक है। डाइजेस्टिव का मतलब नहीं पता, जो पाचन क्रिया को आपके ठीक करता है, पाचन क्रिया को आपके क्या करता है? ठीक करता है। तो डाइजेस्टिव ड्रिंक, तो डाइजेस्टिव ड्रिंक आपने कितना बताया? एक। अडाइजेस्टिव ड्रिंक है। लाइम एंड सोडा क्या है? एक डाइजेस्टिव ड्रिंक है। तो आपने लाइम को और सोडा को, दो चीजों को, प्लूरल नाउन को किस में ट्रीट किया? सिंगुलर में। तो ये कहते हैं सिंगुलर के अकॉर्डिंग वर्ब भी कैसी आनी चाहिए? सिंगुलर। तो ये कहते हैं आर रॉन्ग है, इसकी जगह पे इज आना चाहिए, इसकी जगह पे इज आना चाहिए। लाइम एंड सोडा इज अ डाइजेस्टिव ड्रिंक। लाइम एंड सोडा इज अ डाइजेस्टिव ड्रिंक। जोर तो किसी पे भी नहीं है दिल मोहम्मद अंसारी, वो तो अंडरस्टैंडिंग की बात है आपकी, कि आप 10 लाख रुपए को एक बड़ा अमाउंट कह रहे हो, बस। नीचे देखिए एग्जांपल। माय सोर्स ऑफ मनी, माय सोर्स ऑफ मनी, माय सोर्स ऑफ मनी, मेरी आय का स्रोत, मेरी जो आय का स्रोत है, मेरी आय का जो स्रोत है, आय का स्रोत, मेरी जो आय का स्रोत है माय डियर, वो कौन है? इज माय फ्रेंड्स। मैं अपनी जो मेरी आय का जो स्रोत है वो मेरे दोस्त हैं। आप कहोगे ये कौन सा स्रोत होता है?
होता है। जब आपका कोई दोस्त होगा जो कमा नहीं पा रहा होगा, वो आप ही से पैसे माँग-माँग के अपना खर्चा चलाएगा, तो उसकी जो इनकम का सोर्स है वो उसके दोस्त है। आपके हो सकता है आप भी किसी के इनकम के सोर्स हो, या हो सकता है आपका कोई दोस्त हो वो भी आपकी इनकम का सोर्स हो, तो ऐसा बिल्कुल हो सकता है। तो माय सोर्स ऑफ मनी, मेरे पैसे का जो स्रोत है, वो मेरे पैसे का जो स्रोत है वो कौन है? मेरे दोस्त हैं। दोस्त कितने दे रखे हैं यहाँ पे? बहुत सारे, प्लूरल, बहुत सारे दोस्त हैं। और सोर्स, सोर्स का मतलब अगर सोर्सेज होता तो ये प्लूरल हो जाता, लेकिन सिर्फ सोर्स है, इसका मतलब एक है, सिंगुलर है। माय सोर्स ऑफ मनी यानी कि आय का एक स्रोत जो है, एक आय का स्रोत जो है, वो कौन है? मेरे दोस्त हैं। और दोस्त कितने हैं? बहुत सारे, प्लूरल। तो सिंगुलर नाउन को आपने किस में ट्रीट किया? प्लूरल में ट्रीट किया। तो ये कहते हैं प्लूरल के ट्रीट होने की वजह से ये इज रॉन्ग है। अब इसकी जगह पे आपको क्या करना पड़ेगा? आर करना पड़ेगा, क्योंकि माय सोर्स ऑफ मनी, मेरी आय का स्रोत, स्रोत का मतलब एक चीज, सिंगुलर चीज है। और वो है क्या? कहाँ से आ रही है वो मनी? मेरी, मेरे दोस्तों से। दोस्त कितने हैं? बहुत सारे। तो बहुत सारे दोस्तों से जब मेरी इनकम आ रही है, तो इसका मतलब मैं कहीं ना कहीं सिंगुलर चीज को प्लूरल में ट्रीट कर रहा हूँ। और प्लूरल में जब उसे ट्रीट करते हैं माय डियर, तो कहते हैं सिंगुलर वर्ब का यूज नहीं होता, फिर आपको प्लूरल वर्ब ही यूज करनी पड़ती है, जो कि है आर। तो माय सोर्स ऑफ मनी आर माय फ्रेंड्स। My source of money are my friends. नेक्स्ट देखिए, ये देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का एक पार्ट है। प्रोनाउन भी हम पढ़ेंगे। प्रोनाउन में जब हम पढ़ेंगे तो इसे प्रोनाउन के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे, लेकिन क्योंकि अब हम पढ़ रहे हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, तो अब ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अनुसार पढ़ना पड़ता है आपको। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन वैसे तो प्रोनाउन वाली चैप्टर का पार्ट है, लेकिन क्योंकि इसमें वर्ब भी इंक्लूड है, तो हम इसको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में भी एक बार पढ़ते हैं। अब देखिए, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का मतलब होता है किसी चीज को विखंडित करना। विखंडित करना, या दूसरे शब्दों में कहूं तो तोड़कर बांटना। तो तोड़कर बांटने से जैसे आप समझेंगे, अभी अभी आप धीरे धीरे समझेंगे। देखिए, पहली एक्सप्रेशन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन की, नीदर ऑफ, ईदर ऑफ। एक तो आपने सुना हुआ है नीदर नोर, वो हम स्टार्टिंग में पढ़ के आ चुके हैं 2 नंबर पे। नीदर नोर उसका कॉम्बिनेशन होता है। एक होता है ईदर और, एक इसका कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, ये दो कॉम्बिनेशन आपको देखने को मिलते हैं, ईदर और नीदर नोर। अब आपको मैं कहना चाह रहा हूँ, ये नीदर नोर और ईदर और नहीं है, ये है नीदर ऑफ और ईदर ऑफ। इनका यूज कब किया जाता है, नीदर ऑफ का और ईदर ऑफ का? इसका यूज किया जाता है जब हमें सिलेक्शन करना हो एक चीज का, और कितने में से करना हो? दो में से। कोई दो चीज है, एक दो सेब रखे हुए हैं, आपको दोनों में से कोई एक चीज का सिलेक्शन करना है, दो में से सिर्फ, तो आप यूज करेंगे नीदर ऑफ या ईदर ऑफ का। ओके, मतलब क्या होता है, यहाँ जितने भी शब्द लिखे हुए हैं, इन सब का मतलब भी होता है एक। मतलब क्या होता है? एक। नीदर ऑफ, दोनों में से एक। ईदर ऑफ, दोनों में से एक। नन ऑफ, दोनों में से एक भी नहीं। एवरी वन ऑफ, प्रत्येक में से एक। एनी वन ऑफ, कोई भी एक। एनी वन ऑफ, कोई सा भी एक। सबका मतलब ही क्या होता है? एक चीज का सिलेक्शन करना। तो नीदर ऑफ और ईदर ऑफ को मैंने बताया जब सिलेक्शन करना हो एक चीज का, कितने में से? दो में से। ऐसे ही नन ऑफ, एवरी वन ऑफ, एनी ऑफ, एनी वन ऑफ, ये भी सिलेक्शन किसका करता है? वन का। लेकिन सिलेक्शन कितने में से करता है? मोर देन टू में से। जब कोई चीजें दो से ज्यादा हो, जैसे चार सेब रख दिए मैंने, और मैं कह रहा हूं इनमें से एक भी सही नहीं है, तो एक भी सही नहीं है, अब मैं नीदर ऑफ या ईदर ऑफ नहीं लगा सकता। अब मुझे इन चारों में से ही कोई से एक लगाना पड़ेगा, यदि सिलेक्शन दो से ज्यादा में से करना है। फिर है ईच ऑफ और वन ऑफ। इन दोनों की खासियत ये है कि ये दो में से भी सिलेक्शन कर सकते हैं, और दो से ज्यादा में से भी सिलेक्शन कर सकते हैं। करते ये भी सिलेक्शन एक का ही है। सिलेक्शन ऑफ वन, सिलेक्शन ऑफ वन फ्रॉम टू, या मोर देन टू। या तो सिलेक्शन वन का करेंगे दो में से, या दो में से ज्यादा में से एक का सिलेक्शन करेंगे। करेंगे सिलेक्शन एक का ही, करेंगे सिलेक्शन एक का ही। अब देखिए, आप ध्यान से देखिएगा, आप लोग मेरे साथ अब यहाँ तक पढ़ते पढ़ते आ गए हैं। अब आपको ये तो बात क्लियर हो गई होगी कि देखिए सबके बाद यहाँ पर क्या आ रहा है? ऑफ आ रहा है। सबके बाद क्या आ रहा है? ऑफ आ रहा है। और मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, मैं आपको पहले ही ये बात बता चुका हूँ
कि जो ऑफ होती है एक प्रीपोजिशन होती है, और प्रीपोजिशन के दो काम होते हैं। प्रीपोजिशन के कितने काम होते हैं भाई? दो काम होते हैं। पहला काम, वो वर्ब को किससे जोड़ती है? नाउन से जोड़ती है। दूसरा काम प्रीपोजिशन का क्या होता है? वो नाउन को नाउन से जोड़ती है। नाउन को नाउन से जोड़ती है। तो अब आप देखेंगे इन सब के बाद ऑफ लिख रखा है, सारे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के बाद। तो आप ये बात कह सकते हो कि इसके बाद सर, ऑफ के बाद सबसे पहली बात तो ये है कि या तो नाउन आएगा या प्रोनाउन आएगा। प्रोनाउन इसलिए आएगा क्योंकि ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का ही पार्ट है। तो ऑफ के बाद या तो नाउन आएगा या प्रोनाउन आएगा माय डियर। तो अब देखिए, अब आप ध्यान से दीजिए, आपको सिलेक्शन हमेशा या तो दो में से करना है या दो से ज्यादा में से करना है। तो जब आपको सिलेक्शन दो या दो में से करना है, तो आप देखिए जब भी किसी चीज का सिलेक्शन करेंगे तो वो डेफिनेटली नाउन ही होगा। डेफिनेटली क्या होगा? नाउन। और नाउन जब दो हो गए तो वो हमेशा ही किस में रहते हैं? प्लूरल में रहते हैं। वो दो हो या दो से ज्यादा हो, हमेशा ही नाउन किस में आएगा? प्लूरल में आएगा। मैं आपको बहुत डीप बात बता रहा हूँ, पता नहीं आपको समझ आ रही है या नहीं। मैं कह रहा हूँ कि ये जो नाउन है वो हमेशा ही किस में रहेगा माय डियर? नाउन रहेगा हमेशा ही प्लूरल में। नाउन किस में रहता है? प्लूरल में। अब देखिए दूसरी बात, अब जो वर्ब आती है, जो वर्ब आती है वो आती है सिंगुलर। जो पॉजेसिव एडजेक्टिव है वो भी क्या आता है? सिंगुलर। क्यों आता है वर्ब और पॉजेसिव एडजेक्टिव सिंगुलर? क्योंकि आप देखेंगे चाहे ईच ऑफ हो, वन ऑफ हो, नन ऑफ, एवरीवन, एनीवन, एनीवन ऑफ हो, नीदर ऑफ हो, ईदर ऑफ हो, सिलेक्शन हमेशा किस चीज का हो रहा है? सिलेक्शन हमेशा एक चीज का हो रहा है, वन का और वन का। तो जब एक चीज का सिलेक्शन हो रहा है तो ये कहते हैं सिलेक्शन एक चीज का है, तो वर्ब और पॉजेसिव एडजेक्टिव भी किसके अकॉर्डिंग आएगा माय डियर? वन के अकॉर्डिंग आएगा। तो मैंने आपको बताया ये जितने भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, इसमें ध्यान रखने वाली बात है, जो ऊपर के दोनों हैं ये कहीं ना कहीं वन का सिलेक्शन करते हैं टू में से। ये जो बीच वाले हैं ये वन का सिलेक्शन करते हैं मोर देन टू में से, दो से ज्यादा में से। ईच वन और वन ऑफ ये वन का सिलेक्शन करते हैं दो से या दो से ज्यादा से। अब इन सब के बाद जो नाउन आएगा वो प्लूरल होता है, जो वर्ब आती है वो सिंगुलर होती है, जो पॉजेसिव एडजेक्टिव है वो भी क्या होता है? सिंगुलर होता है। जिसे पॉजेसिव एडजेक्टिव का नहीं पता, मैं दोबारा से बता दूं, आपको मैंने पहले दिन ही बताया था, जो भी चीजें अपने को दर्शाएं वही क्या होती है? पॉजेसिव एडजेक्टिव होती है। जैसे आई एम डूइंग माई वर्क, तो आई का पॉजेसिव एडजेक्टिव माई होता है। वी आर डूइंग आर वर्क, हम अपना काम कर रहे हैं। ही इज डूइंग हिज वर्क, वह अपना काम कर रहा है। शी इज डूइंग हर वर्क, वह अपना काम कर रही है। दे आर डूइंग देयर वर्क, वो अपना काम कर रहे हैं। they are doing their work and it is doing its work। तो ये सब कहीं ना कहीं क्या है? पॉजेसिव एडजेक्टिव है, जो अपने की इंग्लिश को दर्शाते हैं। इन्होंने पहली क्लास मिस करी है उनके लिए मैंने दोबारा से बता दिया। अब देखिए किस तरीके से पेपर में आपको प्रॉब्लम आएगी। इसने दिया वन ऑफ द बॉयज हैज लर्नड देयर लेसन। वन ऑफ द बॉयज हैज लर्नड देयर लेसन। पहले तो मैं इस सेंटेंस की हिंदी बता दूं आपको, ताकि आपको पता चले वन ऑफ के लगने से क्या फर्क पड़ता है। देखिए बहुत सारे लड़के हैं, बहुत सारे लड़के हैं, उन बहुत सारे लड़कों में से आप ये कहना चाह रहे हो कि किसी एक लड़के ने अपना काम, जो अपना जो लेसन है वो याद कर लिया है। वन ऑफ द बॉयज हैज लर्नड देयर लेसन। तो किसी, बहुत सारे लड़के हैं, लड़के कितने हैं? बहुत सारे। आपने देखे कितने सारे लड़के हैं भाई? बहुत सारे लड़के हैं। बॉयज कितने हैं? बहुत सारे। लेकिन बहुत सारों ने याद नहीं किया, बहुत सारों में से किसी एक ने याद किया है। तो वन ऑफ द बॉयज हैज लर्नड देयर लेसन, तो एक लड़के ने अपना लेसन क्या कर लिया है? लड़कों में से याद कर लिया है। तो देखिए वन ऑफ के बाद सबसे पहली कंडीशन क्या है? नाउन कैसा होना चाहिए? प्लूरल। तो नाउन आप देखेंगे क्या है? प्लूरल है, बॉयज है, ये तो करेक्ट हो गया। वर्ब कैसी आनी चाहिए? सिंगुलर। आपने देखा हैज लिखी हुई ऑलरेडी सिंगुलर है, लेकिन आपने देखा पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या लिख रखा है? प्लूरल लिख रखा है, देयर लिख रखा है। जबकि वन ऑफ द बॉयज के अनुसार, अगर बॉयज है तो बॉयज के अनुसार देयर नहीं आना चाहिए, हिज आना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो बॉयज की बात नहीं कर रहा, बॉयज में भी किसकी बात कर रहा है? वन ऑफ द बॉयज। लड़कों में से एक ने अपना लेसन याद किया है। तो जब याद एक ने किया है तो एक के अकॉर्डिंग वर्ब आएगी और एक के अकॉर्डिंग ही पॉजेसिव एडजेक्टिव आएगा। अगर आप यहाँ देयर लगा देंगे तो इसका मतलब हो जाएगा कि एक लड़के ने सभी लड़कों का लेसन याद कर लिया है। ऐसा बहुत ही बेवकूफी वाला सेंटेंस हो जाएगा
कि एक लड़के ने सबके अपने लेसन याद कर दिए हैं, तो सबके नहीं, उसने अपना लेसन याद किया है, तो देयर की जगह पॉजेसिव एडजेक्टिव भी सिंगुलर आएगा, तो पॉजेसिव एडजेक्टिव सिंगुलर में आने से देयर की जगह क्या आ जाएगा, हिज आ जाएगा। एक और देखिए, आई डिड नॉट फाइंड दिस बुक इन एनी ऑफ द शॉप। मैंने ये किताब किसी भी शॉप में नहीं पाई, मैंने ये किताब किसी भी शॉप में नहीं पाई। तो अब आप देखेंगे माय डियर, तो यहाँ पर ये क्या लिखा हुआ, एनी ऑफ, तो एनी ऑफ के बाद ये कहते हैं शॉप। शॉप क्या होती है, नाउन, क्योंकि आप उसे देख सकते हैं। तो नाउन जब भी आपको पता है, चाहे एनी ऑफ हो या कुछ भी हो, यहाँ पे देखा आपने एनी ऑफ है, तो एनी ऑफ है, तो इसके बाद कहीं ना कहीं आप देखिए नाउन प्रोनाउन कैसा आना चाहिए, प्लूरल आना चाहिए माय डियर। क्या आना चाहिए, प्लूरल आना चाहिए। तो नाउन कैसा आना चाहिए, प्लूरल। तो आपने देखा यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सिर्फ शॉप लिखा हुआ है, तो एनी ऑफ के बाद आपको नाउन कैसा करना पड़ेगा, प्लूरल करना पड़ेगा। तो शॉप की जगह पर क्या हो जाएगा माय डियर, शॉप्स हो जाएगा। आई डिड नॉट फाइंड दिस बुक इन एनी ऑफ द शॉप। तो आई डिड नॉट फाइंड दिस बुक इन एनी ऑफ द शॉप्स, ना कि शॉप। देखिए ये सेंटेंस बहुत अच्छा है। इसने लिखा हुआ है नन ऑफ हिज आईज इज वर्किंग वेल। उसकी कोई सी भी आंख काम नहीं कर रही। नन ऑफ का मतलब है कि उसकी कोई भी आंख काम नहीं कर रही। ये इतना टेक्निकल सेंटेंस था, ये लोगों से होता ही नहीं था जब तक लोगों को पता नहीं चला। अब देखिए नन ऑफ हिज आईज इज वर्किंग वेल, अब इन्होंने नन ऑफ लगा दिया। अब आप मुझे बताइए नन ऑफ का यूज कहाँ होता है। नन ऑफ का यूज होता है एक चीज का सिलेक्शन करने में जहां मोर देन टू चीजें हों। जब आप एक चीज का सिलेक्शन करो दो से ज्यादा में से, लेकिन आंख तो किसी भी व्यक्ति की सिर्फ कितनी होती हैं, टू ही होती हैं। तो जब दो ही आंख होती हैं और हमें पता है जब दो से सिलेक्शन करना हो, जब सिलेक्शन कितने में से करना हो, टू में से, सिर्फ टू में से, तो या तो नीदर ऑफ आएगा या ईदर ऑफ आएगा। अब क्योंकि उसमें नन लिखा हुआ है, नन एक नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव एक्सप्रेशन है, तो नन को जो कॉम्प्रोमाइज करेगी वो क्या करेगी, नीदर ऑफ। यदि सपोज कीजिए एनी ऑफ लिखा हो, क्या लिखा हो, एनी वन लिखा हो, या कहीं ना कहीं ईच वन लिखा हो, तो ये कैसी सेंटेंस, ये कैसी सेंस है, पॉजिटिव सेंस है। तो इस दोनों के केस में वो यूज करते हैं इधर ऑफ। तो क्योंकि नन है, तो आपको पता है सिलेक्शन कितने के से करना है, दो में से। अब आप खुद सोच के बताइए कि आंखें कितनी होती हैं, आपने कहा दो होती हैं, तो दो में से सिलेक्शन जब करना हो तो नन का यूज नहीं होता, यूज होता है नीदर का। तो नीदर ऑफ हिज आईज इज वर्किंग वेल। उसकी कोई सी भी एक आंख काम नहीं कर रही। काम तो दोनों नहीं कर रही, लेकिन बस कहने का तरीका क्या है, दोनों में से एक भी आंख काम नहीं कर रही। तो इससे क्या पड़ जाता है, एक कहीं ना कहीं प्रेशर पड़ जाता है। भाई आपने सेंटेंस कहा सभी बच्चे बाहर जाओ, आपने कहा सभी बच्चे बाहर जाओ, ये सेंटेंस का भी मीनिंग वही है। एक आपने कहा प्रत्येक बच्चा बाहर जाए, प्रत्येक बच्चा बाहर जाए, प्रत्येक का मतलब ही क्या होता है, एक एक, एक एक बच्चा बाहर जाए। कहना आप तब भी यही चाह रहे हो कि सभी बाहर जाओ, लेकिन बस उसको कहने का एक नया तरीका है कि प्रत्येक बच्चा बाहर जाए या सभी बच्चे बाहर जाएं। अब इसमें कहानी चेंज हो जाती है। जब आप कह रहे हो सभी बच्चे बाहर जाओ तो ये प्लूरल सेंस देता है। जब आप कहते हो प्रत्येक बच्चा बाहर जाओ तो ये सिंगुलर सेंस देता है। प्रत्येक का मतलब है एक एक बच्चा बाहर जाओ, तो आपने सभी को एक एक में तोड़ दिया, इसीलिए आपने उन्हें क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो डिस्ट्रीब्यूट करने की वजह से ही आप उसमें क्या लगाओगे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन लगाते हो। नेक्स्ट देखिए, अब देखिए क्या लगाया हमने, ईच ऑफ लगाया। ईच ऑफ की खासियत क्या है कि दो में से भी सिलेक्शन कर सकता है और दो से ज्यादा में से भी सिलेक्शन कर सकता है। तो आपने देखा ईच ऑफ द बॉयज, हाँ बॉयज लिखा हुआ है, नाउन प्लूरल होना चाहिए, ये वाला पार्ट तो करेक्ट है। लेकिन उसके बाद जो वर्ब है वो कैसी आनी चाहिए, सिंगुलर आनी चाहिए। तो वर्ब सिंगुलर लाने के लिए तो आपने देखा ईच ऑफ की वजह से लाइक जो है वो प्लूरल वर्ब है, अब लाइक में एस लगा के उसे सिंगुलर करना पड़ेगा। तो ईच ऑफ द बॉयज लाइक्स टू गो देयर, वहां पर जाना प्रत्येक बच्चे को पसंद है, प्रत्येक बच्चे को वहां जाना पसंद है, प्रत्येक बच्चे को वहां जाना पसंद है। तो ईच ऑफ द बॉयज लगने से, देखिए अगर मैं लिखूं बॉयज, सिर्फ क्या लिखूं, बॉयज लाइक टू गो देयर, लड़के वहां जाना पसंद करते हैं, तो ये लाइक करेक्ट है। लेकिन जैसे ही मैं इसके आगे ईच ऑफ लगाता हूं, ईच ऑफ, अब इसका मतलब है प्रत्येक, प्रत्येक लड़के को वहां जाना पसंद है। और प्रत्येक लगते ही सेंस कैसी हो जाती है, सिंगुलर। और प्रत्येक लगते ही जब सेंस सिंगुलर हो जाती है तो लाइक रॉन्ग हो जाता है, इसे भी सिंगुलर बनाना पड़ता है।
और इसमें लाइक्स लिखना पड़ेगा। अगर मैं ईच ऑफ हटा दूं तो लाइक ठीक रहता है क्योंकि वो उससे सिंगुलर नहीं हो रहा। फिर तो आप प्लूरल सब्जेक्ट यूज कर रहे हो कि लड़कों को वहां जाना पसंद है। जब लड़कों को वहां जाना पसंद है तो फिर एक प्रत्येक वाली सेंस ही नहीं आई। जब प्रत्येक वाली सेंस नहीं आई तो वो सिंगुलर ही नहीं हुआ। सिंगुलर वो होता ही किसके लगने से है? ईच ऑफ, एनी ऑफ, नन ऑफ, नीदर ऑफ, एनी वन ऑफ, एवरी वन ऑफ, इनके लगने से वो सिंगुलर होता है। अगर वो नहीं लग रहा तो वो हमेशा प्लूरल ही रहता है। जैसे मैंने अभी आपको बताया सभी बच्चे, तो क्या हो गया? ऑल चिल्ड्रन, ऑल बॉयज, या चलो बॉयज में ले लेते हैं ऑल बॉयज। ये कैसी सेंस है? प्लूरल। आपने कहा प्रत्येक बच्चा, आपने कहा ईच ऑफ द बॉयज, ईच ऑफ द बॉयज, ये सिंगुलर सेंस है। चाहे बॉयज यहां भी प्लूरल है, देखो बॉयज यहां भी प्लूरल है, लेकिन बस ईच ऑफ के लगने से, ईच ऑफ की जगह आप कुछ भी रख लीजिए, एनी ऑफ रख दीजिए, ईदर ऑफ रख दीजिए, दोनों तीनों सेंस में ये सेंस कैसी देगा आपको? सिंगुलर। सेंस कैसी देगा माय डियर? सिंगुलर ही देगा। कोई डाउट है किसी को? और देख लीजिए, देखिए यहां पर दिया ईच ऑफ द बॉयज, क्या दिया? ईच ऑफ द बॉयज, ईच ऑफ द बॉयज हैव लर्न दिस लेसन जस्ट नाउ। प्रत्येक बच्चे ने ये लेसन अभी अभी याद किया है। तो प्रत्येक बच्चे ने अभी अभी लेसन याद किया है, तो ईच ऑफ के बाद देखिए बॉयज तो कैसा आ गया? प्लूरल आ गया, कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन क्योंकि ईच ऑफ लगा हुआ है तो ये हैव रॉन्ग है, इसकी जगह पे आपको हैज करना पड़ेगा। इसी तरीके से ईच ऑफ अस, ईच ऑफ अस, अस देखिए अभी पहली बार आपने प्रोनाउन को देखा है। किसको देखा है? प्रोनाउन को। अभी तक आप नाउन देखते आ रहे थे, ये क्या है? प्रोनाउन है। अब आप कहोगे प्रोनाउन का हमें कैसे पता चलेगा? देखिए अभी हम वर्ब पे बात कर रहे हैं, तो आपको वर्ब पता लग जाए तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि हम वर्ब पे काम कर ले, वर्ब पे काम कर ले तो ज्यादा अच्छा है। आपको नाउन प्रोनाउन जैसे जैसे टॉपिक आएगा आप अपने आप कहोगे हाँ सर अब हम पहचान सकते हैं व्हाट इज नाउन व्हाट इज प्रोनाउन। तो ईच ऑफ के बाद सबसे पहले तो अस आया। अस जो है देखिए प्लूरल वी का ऑब्जेक्ट होता है। वी एक प्लूरल नाउन प्रोनाउन है और उसी का ऑब्जेक्ट क्या होता है? अस होता है। तो ये प्लूरलिटी को शो करता है। वी का ऑब्जेक्ट अस, तो ये प्लूरल है, ये तो करेक्ट हो गया। लेकिन ईच ऑफ की वजह से वर्ब कैसे आनी चाहिए? सिंगुलर। वांट जो है वो प्लूरल वर्ब है, हमें सिंगुलर वर्ब लगानी पड़ेगी, वांट्स। तो ईच ऑफ अस वांट की जगह जाएगा वांट्स टू लीव दिस जॉब एट वंस। हम सभी जॉब को एक ही क्षण छोड़ना चाहते हैं, इसी क्षण छोड़ देना चाहते हैं, एकदम छोड़ देना चाहते हैं। तो ईच ऑफ अस वांट टू लीव दिस जॉब एट वंस। तो थैंक यू माय डियर।